नमस्कार, मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ टीवी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने 107 उम्मीदवारों की उत्तर प्रदेश के लिए लिस्ट जारी की और यह लिस्ट जारी करते समय जो लोग उपस्थित थे उनमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे और जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह जी थे। खास बात यह है कि जिस समय यह लिस्ट जारी की जा रही थी, अगर आप पूरे उस विजुअल को या उस चलचित्र को देखें ध्यान से, तो आपको यह महसूस होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कंधे हैं वो किस तरीके से झुके हुए थे। यूं तो सूर्य उत्तरायण कल ही हुआ है और सूर्य उत्तरायण का संबंध हमारे भारतीय जो संस्कृति है और जो समाज है उससे इतना ज्यादा महत्व रखता है, उसमें इतना महत्वपूर्ण विषय है वो, क्योंकि जब सूर्य उत्तरायण हुआ था तो आपको याद होगा कि महाभारत काल में सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने ये मांगी थी अनुकंपा प्रभु से, ईश्वर से, कि भाई जिस दिन सूर्य उत्तरायण होगा उस दिन ही मेरा प्राण त्याग होगा, और ये हुआ। क्या भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व और इन सब मुद्दों पर जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ती है, और हम सब आप जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भारतीय संस्कृति और भारतीय संबंधों को लेकर के एकदम उन्मादी रवैया अपनाती है, और कहा भी गया है कि भाई रामचरितमानस में जिस राम के चित्र पर सिर्फ एक बार गुस्से की अनुभूति हम लोगों ने देखी थी, पर उस राम के गुस्से के बाद भी राम ने लक्ष्मण को कहा था कि आप शांत रहिए और इस तरीके से गुस्से में आना शोभा नहीं देता है। वो सिर्फ एक बार गुस्से में दिखाई देते हैं तब जब वो समुद्र के लिए सूखने की विनती कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, और उस दौरान जब वो कहते हैं कि समुद्र सूख जाए तो हम किसी तरह श्रीलंका पहुंचे, ऐसी स्थिति में वो एक लाइन कहते हैं कि अगर 3 दिन का पूरा योजन होता है, पूरा पूजा योजन होता है, शंकर की पूजा होती है रामेश्वरम पर, और जब समुद्र सूखने से इनकार कर देता है तब उन्हें क्रोध आता है, क्योंकि वहां पर विषय था पत्नी को बचाने का। अब पूरी भारतीय राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ कांग्रेस 50 महिलाओं की सीट को लेकर उतरती है और यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो महिलाएं अब तक ध्यान नहीं दी गई, जिन पर ध्यान नहीं दिया गया, जिनको कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं लाया गया, उनको लाने की कोशिश की जा रही है। और यह कोशिश की जा रही है कि पूरे देश में इस तरीके का विमर्श पैदा किया जाए कि महिलाओं को उनको भागीदारी से जोड़ा जाए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव समाज के जितने भी हिस्से हैं, क्योंकि उनके वक्तव्यों में यह बात लगातार आ रही है कि उसमें मुस्लिम हो, पिछड़े हो, दलित हो, जितने भी आपके स्त्रियां हो, और ऐसे जो भी वर्ग जिनके ऊपर सही तरीके से निगरानी नहीं हुई है पूरे सरकारों की, उन सबको एक साथ जोड़ करके, समग्र रूप से जोड़कर एक मेन मुख्य धारा में उनको लाया जाए। ऐसी स्थितियों को पैदा करने के लिए अखिलेश यादव जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, और अखिलेश यादव की कोशिश है कि इस बार के इलेक्शन में इन्हीं मुद्दों को उठाया जाए। उसमें रोजगार भी है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, सभी कुछ जोड़ करके एक साथ लाया जाएगा। ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रही है भारतीय जनता पार्टी कि वो इस समय करे तो क्या करे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गोरखपुर से गोरखपुर तक का सफर योगी आदित्यनाथ जी का शुरू हुआ है। गोरखपुर के सांसद, 5 बार के सांसद, लगातार सांसद रहने वाले योगी आदित्यनाथ इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे गोरखपुर से। शुरू में बात आ रही थी कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले हैं। अयोध्या से जो चुनाव लड़ने की कहानी थी उसमें एक बात अंदर खाने ये लगातार आ रही थी कि अयोध्या के भीतर जो विकास का काम हो रहा है, खासकर जो मंदिर परिसर के आसपास के क्षेत्रों की बसाहट को बदला जा रहा है, उसके स्वरूप को बदला जा रहा है, उससे वहां के लोग काफी और खासा तरीके से नाराज हैं, जिनमें खासकर वो व्यापारी हैं, मझोले और छोटे व्यापारी हैं, जो वहां से हटाए जा रहे हैं, जिनको वहां से अपदस्थ किया जाएगा, हटाया जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या है कि वहां के सारे व्यापारी उनसे खफा हैं। खासकर पंडितों के जो वर्ग हैं, जो वहां पर ब्राह्मणों के वर्ग है, वो भी काफी नाराज हैं इस बात को लेकर कि उनको उसमें भागीदारी नहीं दी जा रही है। इन बातों से कहीं ना कहीं इंपैक्ट या प्रभाव समझ में आया होगा भारतीय जनता पार्टी को, जो उन्होंने वापस गोरखपुर उन्हें भेजा है और विधानसभा के चुनाव के लिए। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि सिराथू भेजे जा रहे हैं आपके केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम।
यानी इन दोनों लोगों को अगर चुनाव मैदान में उतारा जाए तो पहले तो इनके इतिहास में आप देखिए तो ये लोग सांसद थे, इसके बाद ये लोग एमएलसी होते हैं, इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है मंथन और विचार मंथन जबरदस्त तरीके से भाजपा में चलना शुरू होता है। और पिछले 1 महीने की बैठक के बाद, 1 महीने से लगातार लिस्ट पर विचार होने के बाद जो बात निकल कर आई है उसमें 107 विधानसभा सीटों पर जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उसमें से 21 प्रत्याशियों के टिकट कटे हैं। अनुमान यह है कि करीबन 100 टिकट 403 प्रत्याशियों में से कटेंगे, जो सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। और इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही थी कि जो लोग छोड़ के गए हैं पार्टी, दूसरे दलों में जा रहे हैं, यानी अब तक करीबन 15 विधायकों का नाम आ चुका है जिसमें वो लोगों ने अपना पद त्याग करके सपा में या फिर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कुछ लोग सपा से वापस भाजपा में भी आए हैं, लेकिन जो संख्या बड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे से खलबली के तौर पे दिखाई दी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप जब भी इन बातों के तह में जाते हैं तो आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आज के दिनचर्या में उनके कंधे झुके हुए दिखाई दे रहे थे जब धर्मेंद्र प्रधान लिस्ट जारी करते समय बातों को बोल रहे थे। उनकी बातों में 3-4 बातें बहुत गौर करने लायक है। पहली बात यह गौर करने लायक है कि उन्होंने कहा कि हमसे अभी भी युवा जुड़ रहे हैं, ऐसे समाज के मानिंद डॉक्टर जुड़ रहे हैं, ऐसे बुद्धिजीवी जुड़ रहे हैं जिनको हमने टिकट के तौर पर इस समय चिन्हित किया है। तो क्या पहले उनकी पार्टी में जो 7 करोड़ की सदस्यों वाली पार्टी है उसमें क्या पहले ये लोग नहीं मौजूद थे? क्या पहले उनकी उपस्थिति ये नहीं थी? आप कहना क्या चाहते हैं पहले तो उससे आप समझने की कोशिश करिए। इसके बाद आप बात पर आइए कि वो कहते हैं कि समाज के लिए हम एक नई दिशा तय करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ये उस बात की ओर इशारा तो नहीं जो कांग्रेस में हो रहा था कि कांग्रेस जिस तरीके से महिलाओं को सामने ला करके या प्रियंका गांधी ने अपनी बात रखी कि हम महिलाओं की भागीदारी पूरी करेंगे और 40% महिलाओं को टिकट आवंटित करेंगे, तो कहीं ये उस बात की ओर इशारा तो नहीं कर रहे हैं कि ये बार बार जो कहने की कोशिश की है कि भाई हम पूरे समग्र रूप से विकास की बात कर रहे हैं, हम विकास के एजेंडे पे लड़ेंगे चुनाव। विकास के एजेंडे से लड़ते लड़ते चुनाव कैसे आप क्षेत्र को बचाने की दिशा में चले गए हैं? बचाता वो है, ये बात कही जाती है कि डिफेंड वो करता है जिसको खतरा महसूस होता है। और बचाव से आप कभी रक्षात्मक तरीके से कभी भी चुनाव में हो या खेल में हो या किसी भी जगह पर हो, अगर आप रक्षात्मक रवैया अपनाते हैं तो ये कहा जाता है कि जीत आपकी सुनिश्चित नहीं होती है, बहुत मुश्किल होती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलें पेश आने वाली हैं? ये समझने वाली बात है। इसको समझेंगे कैसे? इसको समझते ऐसे हैं कि गोरखपुर विधानसभा जो गोरखपुर का मेन शहर है, वहां से राधा मोहन दास अग्रवाल पिछले 20 वर्षों से विधायक रहते आए हैं। एक अंदर खाने की बात जो हमेशा से रही है कि राधा मोहन दास अग्रवाल और मठ के बीच में एक टसल चलती रही है, संघर्ष चलता रहा है। हर बार राधा मोहन दास अग्रवाल ये बात कहते नजर आए हैं कि उनको टिकट से रोका जाता है। ऑफ द रिकॉर्ड वो बोलते हैं, कभी रिकॉर्ड पे नहीं बोलते हैं। उनको हमेशा ये कहा जाता है कि उनको टिकट के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये बात तब भी उजागर होती है जब भारतीय जनता पार्टी 325 सीटों पर जीत करके उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा का चुनाव जीतती है और सरकार बनाती है। ऐसी स्थिति में जो विधायक लगातार 20 वर्षों से जीत रहा हो उसको क्या आप मंत्रिपरिषद नहीं देंगे? और ऐसी स्थिति में जब आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही हो तो कोई मंत्री पद तो बनता था राधा मोहन दास अग्रवाल का, पर वो हुआ नहीं। अब दूसरी बात आती है कि योगी आदित्यनाथ के अड़ियल रवैये की। योगी आदित्यनाथ का अड़ियल रवैया हमेशा से मैंने जब भी गोरखपुर मठ की ओर देखा है ये दिखाई दिया है। खास बात यह है कि उस गोरखपुर मठ की जो अधिष्ठाता पीठ है गोरक्षनाथ की, वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। बड़ा विषयगत उसका विचार और विमर्श रहा है। और योगी आदित्यनाथ ही नहीं, जो दिग्विजयनाथ जी हैं, जो अवैधनाथ जी रहे हैं, इन सभी लोगों को जो बाबा के भी आपके पुरातन बाबा लोग रहे हैं, उनका बड़ा महत्व रहा है गोरखनाथ पीठ के लिए। और पूरे उस क्षेत्र में, पूर्वांचल में गोरखनाथ पीठ की एक बड़ी महत्ता रही है। मैंने कई बार उसको देखा है कि जब लोग वहां जाते थे भारतीय जनता पार्टी के, तो बड़े बड़े पदाधिकारी, उसमें मैं किसी का भी नाम ले सकता हूं, बड़े बड़े पदाधिकारी अशोक सिंघल से लेकर के चाहे आरएसएस के रहे हो, चाहे लालकृष्ण आडवाणी रहे हो, चाहे राजनाथ सिंह रहे हो, यानी बहुत सारे ऐसे मंत्री, मुख्यमंत्री और बहुत सारे ऐसे जो नेतागण हैं वो वहां गोरक्ष पीठ पे शीश नवाने जाते थे। और गोरक्षनाथ पीठ पे शीश नवाते समय उन्हें गोरखनाथ के
जो अधिष्ठाता योगी आदित्यनाथ हैं उनसे मुलाकात करने का अवसर मिलता था। और ये मैं देखता था कि योगी आदित्यनाथ जी कम से कम आधे आधे घंटे बाद, इंतजार करने के बाद उनसे आके मिलते थे। तो आप इंपॉर्टेंस समझिएगा। और हिंदू महासभा का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, या जिसे कहते हैं कि हिंदू महासभा की तरफ से जो सम्मेलन 2006 में हुआ था, वो पूरे देश के जितने भी महंत और तमाम जो अधिष्ठाता जगहें हैं, या पाटन से लेकर के या फिर अयोध्या कह लीजिए, चाहे हरिद्वार कह लीजिए, चाहे नेपाल तक से लोग वहां मौजूद हुए थे। सैकड़ों की संख्या में लोग हुए थे। बड़ा विहंगम दृश्य था वो। और वहां से जो बातें उठती थी, 2012 में उम्मीद की जा रही थी कि इलेक्शन में ये प्रभावी होगा, लेकिन वो हुआ नहीं। और बसपा के बाद जब सपा आई तो जिस तरीके से वो जीती थी 225 सीटें, उसके बाद ये अनुमान लग रहा था कि चूंकि दशा दिशा पूरे उत्तर प्रदेश की एससी, ओबीसी और एसटी के पॉलिटिक्स में ही फंस के रह जाएगी, क्योंकि उसके पहले 2007 में मायावती थी, और उसके पहले भी अगर राजनाथ सिंह के समय के बाद से बात की बात करें तो मुलायम सिंह और आपकी मायावती, उसके बाद अखिलेश यादव, मतलब 2017 तक ये पॉलिटिक्स की धुरी पूरी तरह से उधर घूम रही थी। 2017 के बाद क्या हुआ? 2017 के बाद हुआ ये कि योगी आदित्यनाथ जैसे ही पीठासीन हुए आपके मुख्यमंत्री के तौर पे, और जैसे ही उन्होंने पदभार ग्रहण अपना लिया, उसके बाद स्थितियां बदलनी शुरू हुई। शुरू में तो ये लगा कि पूरी तरीके से देश में, प्रदेश में सुरक्षा की गारंटी की बातें हो रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री के तौर पे हो आपके मोदी की तरफ से, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से योगी आदित्यनाथ की तरफ से। जैसे ये बातें होना शुरू हुई कि पूरे प्रदेश में आपको सुरक्षा मिलेगी, आपकी महिलाओं की सुरक्षा होगी, रोजगार मिलेगा, विकास की बात होगी, विकास की बयार बहेगी, जिसमें तमाम बातें उठाई गई। 17,500 करोड़ से लेकर के लाख लाख करोड़ तक के आवंटन की बात हुई। अलग अलग चिन्हित जिलों में बात हुई, राज्यों में बात हुई, राज्य के हर हिस्से में बात हुई। और तमाम ऐसे एक्सप्रेसवे से लेकर के मेट्रो रेलवे कह लीजिए, चाहे एम्स की बात कर लीजिए, या फिर आप एयरपोर्ट्स की बात कर लीजिए, सभी में एक अच्छा खासा आवंटन हुआ। भले ही कोरोना पीरियड रहा हो 2 साल का और 3 साल का, अभी भी कोरोना पीरियड चल रहा है, अभी भी ये स्थितियां पैदा हुई पड़ी हैं कि आप किसी भी तरीके से बड़ी बड़ी रैलियां नहीं कर सकते हैं, ओमिक्रॉन से बचना है। इन सब को मद्देनजर रखते हुए, बावजूद इसके, ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अभी कड़ाई से चुनाव लड़ेगी और लड़ाई में सपा सामने उसके सम्मुख खड़ी रहेगी। सपा और रालोद का जो गठबंधन है वो कितना प्रभावी होगा, इस पर चर्चा का विषय बन रहा था। लेकिन जो आज की बात हुई वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पूरे कंधे झुके हुए थे, दिखाई दे रहे थे साफ साफ। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को भेजा जा रहा था गोरखपुर, सिराथू से भेजा जा रहा था केशव मौर्य को। इसके अलावा जो टिकट कटे वो 21 की संख्या थी। ये सब मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, खासकर भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में। उत्तर प्रदेश की बदलती हुई राजनीति के लिए अभी इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राजपथ टीवी, सबसे पहले भारत।